ब्लॉकचेन का आइडिया वहाँ से आया था, ब्लॉकचेन के बारे में तब सोचा गया जब ऐसा लगा कि जब सर्वर किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में होता है, तो भले ही पूरी दुनिया से अलग-अलग लोग वहाँ पर अपना डेटा अपलोड कर रहे हैं, पर चूँकि वो डेटा जो है, वो कहीं न कहीं एक व्यक्ति के नियंत्रण में है, इस वजह से उसे जब जो चाहे अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकता है, बदल सकता है। इस चेंजेस के कारण एक दुविधा और हो गई, एक समस्या और हो गई कि जब किसी कारण से अगर वो सर्वर ही करप्ट हो गया या अगर वो सर्वर खत्म हो गया, तो वो जितना भी डेटा था, वो पूरा का पूरा डेटा जो है वो लॉस हो गया। अब इस समस्या के कारण ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं या ऐसे बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, जहाँ पर लोगों को डेटा लॉस की प्रॉब्लम से जूझना पड़ा। हम बात करते हैं अगर एंटरटेनमेंट की, तो गेमर्स की दुनिया इस समय पे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हम बात करें ई-गेमिंग की, तो ई-गेमिंग इस समय सबसे ज़्यादा उभरता हुआ उद्योग है और इथेरियम के जो फाउंडर थे, उनके दिमाग में इथेरियम बनाने का आइडिया भी तभी आया क्योंकि वो खुद एक गेमर थे। उन्होंने एक गेम खेल के अपना एक मुकाम हासिल किया, एक लेवल हासिल किया, जहाँ पर उनके पास में कई सारे उपकरण थे, कई सारे बैचेज़ थे और अचानक एक दिन सर्वर क्रैश होता है और उनकी सारी उपलब्धियाँ 1 सेकंड में खाक हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि मेरा आज तक का जितना अचीवमेंट था वो मैं खो चुका हूँ क्योंकि पूरा का पूरा डेटा एक सेंट्रलाइज़्ड सर्वर पर था और अब वो रिकवर नहीं किया जा सकता। वहीं से वो इथेरियम की फाउंडेशन करते हैं। उसके पहले जब बिटकॉइन इथेरियम से भी पहले बिटकॉइन ब्लॉकचेन आई, ये 2009 के समय पे जब अमेरिका की बैंकें दिन पे दिन गिरती जा रही थीं, एक इकोनॉमिक क्राइसिस 2009 में अमेरिका ने जब झेला, तो जो बिटकॉइन के फाउंडर हैं जिनको हम सतोशी नाकामोटो के नाम से जानते हैं, सतोशी को ये ख़्याल आया कि अगर इकोनॉमी पूरी की पूरी एक व्यक्ति के नियंत्रण में है, एक संस्था के नियंत्रण में है और अगर वहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो भले ही आपको ये बोला जा रहा है कि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में सुरक्षित है, पर ये सिर्फ़ वो डेटा है जो आपको दिखाया जा रहा है, ये वहाँ पर सुरक्षित है भी कि या नहीं है, इसके बारे में कोई भी निश्चितता नहीं है। तो इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि हम डिसेंट्रलाइज़्ड फाइनेंस की तरफ जाएँगे और उन्होंने एक डिसेंट्रलाइज़्ड लेजर बनाया, जिस पे हम सिर्फ़ ये हिसाब रख सकते थे कि कितने पैसे किसके पास में हैं और इस लेजर का उपयोग करके हम ये भी कर सकते थे कि अगर किसी को कुछ पैसा किसी को ट्रांसफ़र करना हो, तो वो व्यक्ति वो काम कर सकता है। उदाहरण के लिए मैं एक बिटकॉइन मेरे पास में है, उसमें से मैं आधे बिटकॉइन राज सर को अगर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो मैंने आधे बिटकॉइन राज सर को ट्रांसफ़र कर दिए। इस बात की एंट्री कि राज सर के पास में आधे बिटकॉइन्स हैं, इस बात की एंट्री लेजर पर हो गई। वहाँ बिटकॉइन में सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका जो उद्देश्य था, वो इस लेजर को मेंटेन करके रखना था, ये सारी एंट्रियाँ जो होती हैं मनी के ट्रांसफ़र की, उनको मैनेज करके तो रखना था। लेकिन अगर हम ये सोचें कि कालिका वहाँ सर, पर हम क्या कोई सॉरी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट रन कर रहा था आपको। जी। कालिका सर, सॉरी इंटरप्ट कर रहा था। मैं चाहता था कि जो हम लोग हमारा जो प्रेजेंटेशन है जी। उसमें जो एनिमेशन का जो ये है, वो यहाँ पे कोई तो राइट वगैरह कर रहा है, तो एक बार उसको डिसेबल कर दीजिएगा प्लीज। स्क्रीन अ शेयरिंग के टाइम पे उसको डिसेबल करना पड़ेगा, आई थिंक। अ, कहाँ से वो होगा उसके बारे में कोई कुछ बताए? क्या हम दोबारा शुरू कर सकते हैं? आप कंटिन्यू करिए सर, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। जी, जी। तो हम बात कर रहे थे कि अगर बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर कोई प्रोग्राम रन करना चाहे, अगर कोई गेम रन करना चाहे या किसी लेज़र को लेज़र के अलावा कुछ और काम करना चाहे, जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कई काम होते हैं, टिकट बुकिंग से लेकर के और उद्योगों में जो मशीनें चलती हैं, ये सारे काम सॉफ्टवेयर के माध्यम से होते हैं। अगर कोई इतना बड़ा काम बिटकॉइन पे करना चाहे, तो बिटकॉइन उसके लिए बना ही नहीं था। उसका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ मुद्रा का विनिमय करना, जो बिटकॉइन करेंसी है, उसका हिसाब रखना, सिर्फ़ यहीं तक सीमित था। इथेरियम की जो फाउंडिंग हुई, वो स्टार्टिंग ही यहाँ से हुई कि डेटा हमारे पास में एक सेंट्रलाइज़्ड सर्वर पे रहता है, एक केंद्रीकृत सर्वर पे होता है। हम चाहते हैं कि इस केंद्रीकरण को विकेंद्रीकृत किया जाए ताकि नियंत्रण एक हाथ में ना रहे और कई हाथों में ट्रांसफ़र हो जाए। सॉरी सॉरी सर, बस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। जी। आप हुआ तो वो इसी बात को ध्यान में रख के हुआ कि डेटा को विकेंद्रीकृत किया जाए। लेकिन इथेरियम अपने
समय के हिसाब से बहुत नया था, उन्हें नहीं पता था कि उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से इथेरियम में एक ट्रांज़ैक्शन को पूरा होने में 15 सेकंड का समय लगता है, क्योंकि यही समय उनके एक ब्लॉक जनरेट करने का समय है। 15 सेकंड बहुत ज़्यादा समय होता है। आप सोचिए आपने किसी को गूगल पे पर ट्रांसफ़र किया और 15 सेकंड वेट करके आपको ये कन्फर्म करना पड़े कि ये ट्रांज़ैक्शन हुआ भी कि नहीं हुआ। तो ये समय आधुनिक युग के हिसाब से अगर हम इसे देखें, तो ये बहुत ज़्यादा समय लेता है। तो हमें जब हम ब्लॉकचेन के प्रैक्टिकल यूजेस पे गए, जब हमने उसको अपने आम जीवन में प्रयोग करना शुरू किया, तो हमें समझ में आया कि इथेरियम के साथ में हम अपनी अत्याधुनिक और एकदम तीव्रमान ज़िंदगी को नहीं लेके जा सकते। तो वहाँ स्पीड का प्रॉब्लम हमें सबसे ज़्यादा अनुभव हुआ। दूसरा वहाँ पर इथेरियम के साथ में हमें ये भी समझ में आया कि इथेरियम ब्लॉकचेन ने कभी ये सोचा नहीं था कि और भी ब्लॉकचेन दुनिया में आ सकती है। तो इंटेरोपरेबिलिटी के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा कि 2 ब्लॉकचेन को आपस में कम्युनिकेट करना पड़ सकता है और अगर उन्हें कम्युनिकेट करना पड़ा, तो वो किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करेंगी। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत की अपनी कोई लेयर 1 ब्लॉकचेन नहीं है, एमएसटी ब्लॉकचेन ने एक क्रांति की। एमएसटी ब्लॉकचेन ने अपना ब्लॉकचेन इकोसिस्टम तैयार किया, जो स्पीड, सिक्योरिटी, इंटेरोपरेबिलिटी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। तो अगर देखा जाए एमएसटी ब्लॉकचेन फर्स्ट जनरेशन ब्लॉकचेन्स के नेक्स्ट लेवल पे थी, तो अब हम कह सकते हैं कि ये दिस इज़ द नेक्स्ट जनरेशन ब्लॉकचेन। एमएसटी ब्लॉकचेन उन सभी समस्याओं को सॉल्व करती है जहाँ पे बिटकॉइन और इथेरियम कमी महसूस करते थे। भारत की पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर परफॉर्मेंस है। हमारे पास में कोई भी ट्रांज़ैक्शन 3 सेकंड में पूरा होता है, क्योंकि हमारे पास में ब्लॉकचेन में ब्लॉक जनरेट करने का टाइम ही 3 सेकंड है। 3 सेकंड यानी कि आपने एक ट्रांज़ैक्शन किया, एक ट्रांज़ैक्शन जब आपके पास से डिसेंट्रलाइज़ सर्वर पे जाता है, वो ट्रांज़ैक्शन ब्लॉक में ऐड होता है। इस पूरी प्रोसेस में 3 सेकंड में आपका काम हो जाता है। तो यहाँ से परफॉर्मेंस काफ़ी तेज़ हुआ। ये परफॉर्मेंस तेज़ कैसे हुआ? तो ब्लॉकचेन अपने मैकेनिज़्म को, चूँकि एक डिसेंट्रलाइज़्ड व्यवस्था है, जैसे कि अभी हमने देखा कि हम एक ज़ूम मीटिंग में हैं जहाँ पे अलग-अलग लोगों के बिहेवियर अलग-अलग होते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम टेक्नोलॉजी को रन करते हैं, जब हम तकनीक पे काम करते होते हैं, अगर वो व्यवस्था विकेंद्रीकृत है, अलग-अलग लोगों के हाथ में है, तो हर कोई उसका अपने हिसाब से उपयोग करेगा। वहाँ पर कहीं हैकिंग ना हो पाए, वहाँ पर कोई ऐसा डेटा ना आ जाए जो अवांछित है या कोई ऐसा डेटा ना क्रिएट कर दे जो पूरे सिस्टम को ही क्रैश कर दे। इन बातों को नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली इस्तेमाल होती है जिसे हम कहते हैं कंसेंसस। हर ब्लॉकचेन का एक अपना कंसेंसस मैकेनिज्म होता है। आपने मुझसे पहले भी प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में सुना होगा, प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में सुना होगा। बिटकॉइन का कंसेंसस मैकेनिज्म होता था प्रूफ ऑफ वर्क। बहुत समय तक इथेरियम का भी कंसेंसस मैकेनिज्म प्रूफ ऑफ वर्क रहा। उसके बाद इथेरियम ने प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर खुद को शिफ्ट किया। एमएसटी ब्लॉकचेन पीओएसए, प्रूफ ऑफ स्टेक, और इसके साथ में कुछ एडवांस चीजें लेके आता है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो एमएसटी ने सबसे पहले अपना कंसेंसस मैकेनिज्म अपग्रेड करा। कितने ट्रांजैक्शन एक सेकंड में हम हैंडल कर सकते हैं? हमारा टेस्टेड थ्रूपुट जो है वो 4000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है, लेकिन ये हमारी क्षमता थी, हम इससे आगे के ट्रांजैक्शन चेक नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि ये 16000 से 40000 ट्रांजैक्शन तक भी जा सकता है। जैसे जैसे यहाँ पर नेटवर्क वैलिडेटर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उतने ज्यादा ट्रांजैक्शन को हैंडल करने की क्षमता ब्लॉकचेन में आती जाती है। लेटेंसी की बात करें, लेटेंसी का मतलब पहले मैं समझा देता हूं कि आपने कोई ट्रांजैक्शन यहाँ से क्रिएट किया, चूंकि वो किसी ब्लॉकचेन में कई सारे सर्वर्स लगे हुए हैं, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज व्यवस्था है। तो एक सर्वर के पास में आपका ट्रांजैक्शन गया, ट्रांजैक्शन पूल में गया, उस एक पूल से वो एक वैलिडेटर के पास में गया और मल्टीपल वैलिडेटर्स के पास में गया, तो संभावना है कि सभी वैलिडेटर्स के पास में वो एक समय पर ना पहुंच पाए, लेटेंसी आ सकती है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए भी टेक्निकली एमएसटी ब्लॉकचेन ने अपने कोड में बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए और लो लेटेंसी पे वो लोग आए।
सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन का जो कॉस्ट है वो सबसे मिनिमम है, क्योंकि ईवीएम का अपग्रेडेड वर्जन यहाँ पर यूज होता है, जिसकी वजह से गैस फीस बहुत कम लगती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन को, विकेंद्रीकृत को बिना सेक्रीफाइस किए, बिना कोई समझौता किए एमएसटी ने वो सारे चैलेंजेस ओवरकम किए, सारे चैलेंजेस को सॉल्व किया, जिसके कारण हाई परफॉर्मेंस इंश्योर किया जा सके। फिर बात करते हैं सिक्योरिटी की। आपने सुना होगा कि अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, वॉलेट हैक हो जाते हैं। एक ब्लॉकचेन कैसे इन हैकिंग को अवॉइड करती है? तो एमएसटी ब्लॉकचेन यहाँ पे इलेक्ट्रिक कर्व क्रिप्टोग्राफी यूज करता है। यहाँ पे आप मेरे प्रेजेंटेशन में देख सकेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मेट लिखा है सेक्पी 256K1। ये इसमें जाऊंगा तो ये बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन ये मान के चलिए कि एक वॉलेट को हैक करने के लिए जितनी कंप्यूटेशन पावर चाहिए, वो एक व्यक्ति के पास में होना या एक ग्रुप के पास में होना लगभग असंभव है। इसीलिए यहाँ से टैंपर प्रूफ डिजिटल सिग्नेचर्स बनते हैं। ये साइबर अटैक्स को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ से जो हम अपनी प्राइवेट की जनरेट करते हैं वो भी काफी सिक्योर्ड होती है। अब आप पूछेंगे कि फिर वॉलेट कैसे हैक हो जाते हैं? उसका कई बार जवाब है कि आपकी जो वॉलेट की एप्लीकेशन है, जिसके पास में आपकी की है, हो सकता है वो उस लेवल पे कॉम्प्रोमाइज हो, वहां से आपकी उस वॉलेट ऐप से किसी ने आपकी की को चुराया हो। अदरवाइज ब्लॉकचेन लेवल पे अगर हम ये सोचें कि क्या हम किसी की को रिप्लिकेट कर सकते हैं, ये लगभग असंभव है। तीसरी बात करते हैं हम, जैसा मैंने बताया था कि इथेरियम ने और बिटकॉइन ने कभी ये सोचा ही नहीं था कि क्या दो ब्लॉकचेन्स को आपस में बात करनी पड़ सकती है। लेकिन एमएसटी ब्लॉकचेन जब बनी तब वो आधुनिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख के तैयार की गई, मॉडर्न एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के तैयार की गई। एमएसटी ब्लॉकचेन ये जानती थी कि ऐसा हो सकता है जब हमें इथेरियम से कम्युनिकेट करना पड़े, या हमें बाइनेंस से कम्युनिकेट करना पड़े, या ट्रॉन से कम्युनिकेट करना पड़े, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? तो इथेरियम ने मॉड्यूलर अप्रोच को फॉलो किया। मॉड्यूलर अप्रोच को फॉलो करने के साथ में ये इंश्योर किया कि हमारी ब्लॉकचेन इंटेरोपरेबल हो। टेम्पर प्रूफ लेजर ये किसी भी ब्लॉकचेन का सबसे नेटिव फीचर है, जहां पर सारा डेटा टेम्पर प्रूफ होना चाहिए, यानी कि कोई डेटा एक बार ब्लॉकचेन पर अगर चला गया तो फिर वो चला गया, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इसी के साथ-साथ में ब्लॉकचेन जो है वो ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपके पास में एमएसटी स्कैनर पे आपको सारे ब्लॉक्स जो हैं वो दिखते होते हैं कि कौन-सा ब्लॉक जनरेट हुआ है, कौन-सा ब्लॉक एक्सेप्ट हुआ है, कि कौन-सा ब्लॉक वैलिडेट हो पाया, कौन-सा ब्लॉक अभी पेंडिंग रह गया है। इसी के साथ-साथ में कई बार ऐसा होता है कि स्कैनर भी एक सर्वर है, जो ब्लॉकचेन को वॉच करता होता है, ब्लॉकचेन की निगरानी करता है, वहाँ से पूरा डेटा निकालता है और उस डेटा को अपने पास में स्टोर करके आपको दिखाता है। हमने इस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए हमने देखा कि एमएसटी ब्लॉकचेन ने अपनी वेबसाइट पे ही एक पैरेलल स्कैनर भी लगा रखा है, जहाँ पर हम डेटा देख सकते हैं। यानी कि एमएसटी ब्लॉकचेन ने हमें 2 सुविधाएँ प्रदान कर दी, एक स्कैनर के थ्रू और एक खुद की वेबसाइट पे। यानी कि अब यहाँ पर 1 वॉचर नहीं है, यहाँ पर 2 वॉचर हैं। यहाँ पर जाकर आप डेटा देख सकते हैं कि कितने ब्लॉक्स कहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। यानी कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा इंश्योर करने के लिए एमएसटी ब्लॉकचेन ने काफ़ी काम किया। तो जैसा मैंने कहा था कि आज हम समझेंगे कि एक ब्लॉकचेन का जो टेक्निकल आर्किटेक्चर होता है वो कैसे काम करता है। और चूंकि आज हम एमएसटी ब्लॉकचेन को समझने के लिए बैठे हैं, तो एमएसटी ब्लॉकचेन का लेयर 1 प्रोटोकॉल कैसे डिजाइन किया गया है। मैंने आपको बताया था प्रूफ ऑफ स्टेक का नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट वर्जन होता है पीओएसए। यहाँ पर ए का मतलब क्या है? यहाँ पर ए का मतलब है अथॉरिटी। तो प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी के साथ साथ में प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी एंड डेलीगेशन, ये प्रॉपर कंसेंसस मैकेनिज्म है जो एमएसटी ब्लॉकचेन ने इंप्लीमेंट किया। डेलीगेशन कैसे काम करता है उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं पीओएसए पे। यानी कि कंसेंसस मैकेनिज्म जो है वो हाइब्रिड है। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है? जिन लोगों के पास में सबसे ज्यादा कॉइन्स की होल्डिंग है, आप जैसा कि जानते हैं एमएसटी ब्लॉकचेन का कॉइन एमएसटीसी के नाम से जाना जाता है। तो जिन लोगों के पास में सबसे ज्यादा कॉइन्स हैं, वो उस कॉइन को किसी भी एक वैलिडेटर नोड के पास में स्टेक कर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने स्टेक किया, उनको स्टेकिंग पावर अर्न होती है। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि स्टेकिंग पावर का हम क्या यूटिलाइज करते हैं, कैसे वो यूज होता है।
पर अभी के लिए हम ये समझते हैं कि जैसे ही आप अपने कॉइन्स किसी भी वैलिडेटर नोड के पास में स्टेक करते हैं, उस वैलिडेटर नोड के पास में स्टेकिंग पावर बढ़ती है। ये संभावनाएं बढ़ती हैं कि ब्लॉक जो है अगले दिन जब सारे वैलिडेटर नोड्स की रैंकिंग की जाएगी कि आज कौन-कौन से वैलिडेटर नोड ब्लॉक को वैलिडेट करेंगे, जिसके पास में ज़्यादा स्टेकिंग है, उसकी संभावनाएं ज़्यादा है कि उसे आज वैलिडेटर बनने का मौका मिले। फिलहाल में हमारे पास में 5 वैलिडेटर नोड एक्टिव हैं और मुझे लगता है कि छठा वैलिडेटर नोड भी बहुत जल्दी एक्टिव होने वाला है। टोटल हमारे सिस्टम में जो नोड्स एक्टिव होने हैं उनका नंबर है 42, लेकिन एक दिन में उन 42 वैलिडेटर नोड्स में से सिर्फ 21 वैलिडेटर नोड्स को ही ब्लॉक वैलिडेट करने का मौका मिलता है। इस बात से आप ये भी समझ सकते हैं कि जब 21 वैलिडेटर नोड होंगे तो ब्लॉक्स को 21 वैलिडेटर नोड वैलिडेट कर रहे होंगे। चूंकि अभी 6 या 5 वैलिडेटर नोड हैं, तो यहाँ पर एक नोड को ज्यादा ब्लॉक्स मिलते हैं वैलिडेट करने के लिए। ज्यादा ब्लॉक्स वैलिडेट करने के लिए मिलते हैं यानी कि उनके पास में ज्यादा रिवॉर्ड्स आते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रूफ ऑफ स्टेक्ड अथॉरिटी की, जहां पर कोई भी अपने एमएसटीसी कॉइन को किसी वैलिडेटर नोड के पास में स्टेक कर सकता है। जब ब्लॉकचेन स्टेबलाइज की जाती है तो प्रूफ ऑफ स्टेक की एक चिंता होती है कि जब ब्लॉकचेन एकदम नई नई है, अगर पहले ही दिन हमने स्टेक पे डिपेंडेंसी कर दी तो हो सकता है हमारे जेनेसिस ब्लॉक के साथ में कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो ब्लॉकचेन एक सर्टेन समय तक प्रूफ ऑफ अथॉरिटी और प्रूफ ऑफ स्टेक दोनों को कंबाइन करके चलती है, जिससे प्रूफ ऑफ अथॉरिटी होने के कारण हमारा ब्लॉक प्रोडक्शन क्या होगा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और प्रूफ ऑफ स्टेक होने के साथ में हम कम्युनिटी के साथ में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी ही डिसाइड करती है कौन सा वैलिडेटर नोड आज वैलिडेशन की प्रक्रिया में शामिल होगा। आप मेरी स्क्रीन पे कुछ फीचर्स देख सकते हैं जो पीओएसए को डिफाइन करते हैं, जैसे स्टेक बेस्ड वैलिडेटर इलेक्शन, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके पास में जिसने सबसे ज्यादा टोकन स्टेक किए हुए हैं वो वैलिडेटर नोड यहाँ पर इलेक्ट होगा। राउंड रॉबिन ब्लॉक प्रोडक्शन, अब जो 21 नोड का चयन हुआ है ब्लॉक को वैलिडेट करने के लिए, आप बिल्कुल भी मत ये सोचिए कि जिसके पास में उन 21 में जिसके पास में सबसे ज्यादा है स्टेक्ड है उसको ज्यादा ब्लॉक्स मिलेंगे, ये ऐसा नहीं है। जब हम लोग टॉप 21 वैलिडेटर नोड्स चूज करते होते हैं ब्लॉकचेन में, तब हम ये देखते हैं कि किसके पास में ज्यादा स्टेकिंग है। लेकिन जब 21 वैलिडेटर नोड सिलेक्ट हो गए तो हर नोड को एक एक ब्लॉक वैलिडेट करने का मौका मिलेगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है राउंड रॉबिन ब्लॉक प्रोडक्शन। ये रोटेशन अपने आप चलता रहे, इसीलिए डायनामिक वैलिडेटर रोटेशन भी होता है। हर 24 घंटे में हम बार बार ये इंश्योर करते हैं कि किसके पास में सबसे ज्यादा स्टेक है। तो ऐसा नहीं कि आपने एक दिन सबसे ज्यादा स्टेक कर दिया तो अब आप अगले एक साल के लिए आपका वैलिडेटर नोड जो है वो ब्लॉक वैलिडेट करता रहेगा। आपको हर 24 घंटे में इस चयन प्रक्रिया से होके गुजरना पड़ता है, जहां पर डायनेमिक वैलिडेटर रोटेशन आपकी हेल्प करता है। इस पूरी प्रक्रिया के कारण हमारा जो परफॉर्मेंस है वो काफी ऑप्टिमाइज्ड रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि एक बार चयन हो गया तो फिर वो अगले एक साल के लिए चयन चल रहा है, या किसी ने अपना स्टेक कर दिया और वापस निकाल लिया, या किसी ब्लॉक को किसी एक पर्टिकुलर वैलिडेटर नोड को ही बार बार मौका मिल रहा है कि वो ब्लॉक वैलिडेट करता जाए। जो बेनिफिट्स यहाँ से अर्न हुए उसमें सबसे पहला बेनिफिट था फास्ट फाइनलिटी, 3 सेकेंड में हमारा ब्लॉक फाइनलाइज हो जाता है। हाई ट्रांजेक्शन थ्रूपुट, हम जैसा कि मैंने बताया 4000 ट्रांजेक्शन तो हम लोग खुद चेक कर चुके हैं। लो एनर्जी यूज, यहाँ पर प्रूफ ऑफ वर्क की तरह कोई बहुत बड़ा सा मैथमेटिकल प्रॉब्लम हमें सॉल्व नहीं करना होता। ट्रांसपेरेंट एंड कम्युनिटी गवर्न, जैसा कि मैंने बताया कि आप तय कर सकते हैं किस वैलिडेटर नोड को उन टॉप 21 वैलिडेटर नोड में होने का मौका मिलना चाहिए। तो आप जाते हैं, आप वहां पे स्टैकिंग करते हैं, आप कम्युनिटी हैं, आप सिस्टम ड्राइव करते हैं। इस कंसेंसस मैकेनिज्म प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर भी काफी सारे वेरिएशंस होते हैं, जिसमें से करेंटली एमएसटी ब्लॉकचेन पार्लिया कंसेंसस मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ये पार्लिया मैकेनिज्म हमें दो चीजों को इंश्योर करने में हेल्प करता है। नंबर वन, जो 21 वैलिडेटर नोड हैं क्या वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी वैलिडेटर नोड ने अपने पास में बहुत सारे कम्युनिटी के मेंबर्स को जोड़ा, उनसे स्टेक करवाया, वो टॉप 21 वैलिडेटर नोड में आ गया और उसने अपना वैलिडेटर नोड बंद कर दिया। तो बार बार ये होगा कि एक ब्लॉक उसके पास में वैलिडेट होने के लिए जाएगा
वो काम नहीं करेगा तो उसको वो उस 3 सेकंड के ब्लॉक को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, किसी और वैलिडेटर को देना पड़ेगा। अगर ये प्रक्रिया बहुत बार बार फ्रिक्वेंटली होगी तो ब्लॉकचेन के परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। तो स्पीड को अथॉरिटी बेस्ड सिस्टम से मैनेज करने के लिए और स्टेक बेस्ड वोटिंग को मैनेज करने के लिए पार्लिया कंसेंसस मैकेनिज्म डिजाइन होता है। जब कोई वैलिडेटर इस टाइप की एक्टिविटी करता है कि बार बार उसके पास में ब्लॉक आ रहे हैं और वो किसी कारण से टर्न ऑफ है या किसी कारण से वैलिडेट नहीं कर पा रहा है, उसे इसके लिए पेनल्टी भी देनी पड़ती है। हम उस पर भी आगे बात करेंगे। हम इस पूरे प्रोसेस को समराइज करते हैं। तो वैलिडेटर्स हमारे पास में जब टोटल 42 वैलिडेटर्स एक्टिव हो जाएंगे तो उनमें से 21 वैलिडेटर का चयन होगा, जो कि इस बिहाफ पे होगा कि किसके पास में सबसे ज्यादा स्टेकिंग टोकन है। टोकन होल्डर्स जो हैं वो जब भी अपना टोकन स्टेक करेंगे उन्हें स्टेकिंग पावर मिलेगा, जिसको वो वोटिंग पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वोटिंग पावर में कन्वर्ट करने के लिए उन्हें ये वोटिंग पावर खुद को डेलीगेट करना होता है, या फिर वो इस वोटिंग पावर को किसी और यूजर को भी डेलीगेट कर सकते हैं। तो मान के चलिए कि आपके पास में एमएसटीसी तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपका एमएसटी ब्लॉकचेन चलाने की प्रक्रिया में कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं है। चूंकि आपके पास में एमएसटीसी थे, आपने कहा मैं इसे स्टेक करना चाहता हूँ, लेकिन वोटिंग पावर मैं अपना राज सर को देना चाहता हूँ, तो आप अपना वोटिंग पावर राज सर को डेलीगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में पूरा मॉड्यूल जो है वो बेसिकली दो हिस्सों में टूट जाता है। पहला मॉडल होता है जिसको हम लोग कहते हैं वैलिडेटर, और जहां से हम लोग वोटिंग की बात करना शुरू कर देते हैं, डेलीगेशन की बात शुरू कर देते हैं, प्रपोजल क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, प्रपोजल पे वोटिंग करना शुरू कर देते हैं, उनके कारण ब्लॉकचेन के पैरामीटर्स कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना शुरू हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं गवर्नेंस, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में ब्लॉकचेन को नियंत्रित करने की शक्तियां आती हैं। तो पूरा ब्लॉकचेन का मॉडल जो है वो दो भागों में विभाजित होता है। पहला भाग है वैलिडेटर और दूसरा भाग होता है गवर्नेंस। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए मैंने आपको जितनी भी बातें बताई कि एक गवर्नेंस होगी, वोटिंग का मैकेनिज्म होगा, प्रपोजल्स क्रिएट होंगे, आपने स्टेक किया तो आपके पास में स्टेकिंग पावर आया, स्टेकिंग पावर को वोटिंग पावर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होगा। ये पूरी प्रोग्रामिंग, ये पूरी कोडिंग लिखी कहाँ पे है? क्योंकि ब्लॉकचेन तो डिसेंट्रलाइज है। तो ब्लॉकचेन पे प्रोग्रामिंग करने का तरीका होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आप ब्लॉकचेन पे कुछ भी प्रोग्राम रन करना चाहते हैं, कोई लॉजिक रन करना चाहते हैं या कोई डेटा स्टोर करना चाहते हैं, वो सारा डेटा, सारा लॉजिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से यहाँ पर लागू होता है। तो जब ब्लॉकचेन डिप्लॉय की जाती है, जब पहली बार ब्लॉकचेन का नेटवर्क बनाया जाता है, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ब्लॉकचेन के डिप्लॉय होने के साथ में ही डिप्लॉय किया जाता है, ताकि वो पूरे गवर्नेंस के एक्टिविटीज को अभी हम बात करेंगे स्लैशिंग की, जेल कॉन्सेप्ट की। तो इन सारी एक्टिविटीज को रन करने के लिए सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किए जाते हैं। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं बेसिकली, जो कि जेनेसिस ब्लॉक के साथ में ही डिप्लॉय हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे आपको कुछ नाम दिख रहे होंगे। पहला कॉन्ट्रैक्ट है स्टेक हब कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है स्टेक क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है गवर्नर कॉन्ट्रैक्ट, चौथा है गवर्नेंस टोकन कॉन्ट्रैक्ट, पांचवा है टाइम लॉक कॉन्ट्रैक्ट। मैं क्विकली आपको एक एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेकिंग से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करने के लिए स्टेक हब कॉन्ट्रैक्ट है। आप जब स्टेक करते हैं तो वो जो ऑपरेशन का लॉजिक है वो स्टेक हब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, लेकिन आपने कितना स्टेक किया है, कब आपने स्टेक को अनस्टेक कर लिया, ये पूरा डेटा जो है वो स्टेक क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। गवर्नर कॉन्ट्रैक्ट इन सभी जितने भी ब्लॉकचेन में पैरामीटर्स हैं उनको होल्ड करता है, जबकि आपके पास में स्टेकिंग करने के बाद में जब आप किसी को स्टेकिंग पावर को डेलीगेट करके वोटिंग टोकन्स लेके आते हैं, उन वोटिंग टोकन्स को गवर्नेंस टोकन कहा जाता है। गवर्नेंस टोकन का हिसाब किताब गवर्नेंस टोकन कॉन्ट्रैक्ट में होता है। टाइम लॉक कॉन्ट्रैक्ट ये इंश्योर करता है कि जब जो प्रक्रिया होनी है वो प्रक्रिया तभी हो, उसके पहले ना हो पाए। उदाहरण के लिए एक प्रपोजल बनाने के बाद में कितने समय बाद वो प्रपोजल एक्टिव हो जाएगा। ब्लॉकचेन पे कोई भी चेंजेस आप करना चाहते हैं, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, वो प्रपोजल बनने के कितनी देर बाद वो वोटिंग के लिए ओपन हो जाएगा, लोग कितने लंबे समय तक वोटिंग कर सकते हैं, वोटिंग करने के कितने समय बाद वो प्रपोजल अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये सारा सिस्टम मैनेज करने का काम टाइम लॉक कॉन्ट्रैक्ट का है। ये सारे वेरिएबल, ये सारी फंक्शनैलिटी, ये सारा डेटा टाइम लॉक कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करता होता है।
बात करते हैं सिक्योरिटी फीचर और गवर्नेंस की। एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर ZKP जीरो नॉलेज प्रूफ का इस्तेमाल होता है ताकि यूजर डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए। मल्टी सिग्नेचर एक्सेस, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, ब्लॉकचेन का पूरा आर्किटेक्चर इन्हीं 3 चीजों पे लिखा होता है। जब हम बात करते हैं ऑन चेन गवर्नेंस की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि वोटिंग पावर्स किसके पास होती है, जब टोकन होल्डर अपना टोकन स्टेक करता है किसी वैलिडेटर नोड के पास में, उसका स्टेकिंग पावर जनरेट होता है। स्टेकिंग पावर को वो डेलीगेट करता है खुद को या किसी और यूजर को, वहां से उसका वोटिंग पावर जनरेट होता है। ये ऑन चेन गवर्नेंस की फैसिलिटी हमें क्रिएट करके देता है। इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा बोर्ड बना हुआ है जहां डायरेक्टर्स आपस में कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं, लेकिन वो सिर्फ ऑन चेन एक दूसरे से कनेक्ट है। ऑन चेन पूरा मैकेनिज्म, पूरी अभियांत्रिकी रन हो रही है, और उसी वजह से एक नियंत्रण ऑन चेन चल रहा है। इसी चीज को ऑन चेन गवर्नेंस कहा गया है। और चूंकि यहाँ पर जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो ना तो कभी एक दूसरे से मिला है और ना ही शायद कभी एक टेबल पे बैठा है, तो ये है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन विच वी कॉल्ड डाओ, जो कि अभी आपने शायद एमएसटी वैलिडेटर पोर्टल पे भी देखा होगा। डाओ पोर्टल आप वहां पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं, अपने टोकन स्टेक कर सकते हैं, अपने स्टेकिंग पावर को वोट्स में वोटिंग पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको स्टेकिंग पावर को डेलीगेट करना होता है या तो खुद को या किसी और को। सबसे खास बात कि एमएसटी ब्लॉकचेन जो है वो ईवीएम यानी कि इथेरियम वर्चुअल मशीन के कॉम्पेटिबल है। यानी कि कोई भी ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो इथेरियम पे चलता है, कोई भी ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बाइनेंस पे चलता है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एमएसटी ब्लॉकचेन पे भी चलेगा। उसी टेक्नोलॉजी के साथ में, उसी तकनीक के साथ में, जैसे कुछ नाम आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मेटामास्क, रिमिक्स, ट्रफल, हार्ड हेड, ये सभी चीजें होती हैं जिनके माध्यम से हम कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करते हैं। मेटामास्क आपका अकाउंट होल्ड करता है, रिमिक्स आपका कोड कंपाइल करता है, हार्ड हेड उस कंपाइल्ड कोड को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करने में मदद करता है। तो ये सारे टूल्स जो हैं ईवीएम सपोर्ट करते हैं, और एमएसटी ब्लॉकचेन का सिस्टम भी इथेरियम वर्चुअल मशीन के कॉम्पेटिबल है। यहाँ पर हमें सेम एनवायरनमेंट मिलता है, सेम एक्सपीरियंस मिलता है। और हम आप सोच रहे होंगे कि हम बार बार इथेरियम की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन में इथेरियम टेक्निकली सबसे पुरानी है। तो एक लेगेसी को मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी नए लोगों पे होती है। एमएसटी ब्लॉकचेन नई तकनीक के साथ में आया है, पर क्या वो पुराने लोगों को, पुरानी टेक्नोलॉजी को, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सेप्ट करेगा? तो हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको एमएसटी ब्लॉकचेन पे मूव करने के लिए अपना पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज करना है। जो सिस्टम आपका इथेरियम पे चलता था, वो सेम सिस्टम आप एमएसटी ब्लॉकचेन पे भी रन कर सकते हैं। सॉरी, मैं 2 मिनट का समय लेना चाहूंगा, बहुत देर से बोल रहा हूँ, तो कुछ थोड़ा पानी पी लूं। तो हमने बात करी थी वैलिडेटर नोड्स की, कि जब भी एक वैलिडेटर नोड एक ब्लॉक वैलिडेट करता है, तो उसको ब्लॉक वैलिडेशन के लिए रिवॉर्ड मिलते हैं। मैं कुछ चीजें आपको यहाँ बताना चाहूंगा। हर ब्लॉकचेन जो कि ईवीएम को सपोर्ट करती है, उनके साथ पड़ता है कि ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स कितने होंगे, ये उन्हें ब्लॉकचेन डिप्लॉय करते समय ही बताना होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, एमएसटी के एक लिमिटेड कॉइन्स हैं जो कि डिप्लॉय करते समय बताए गए कि इतने लिमिटेड एमएसटीसी कॉइन्स होंगे। लेकिन ये एमएसटीसी कॉइन्स सर्कुलेशन में कैसे आएंगे, उसके लिए एमएसटीसी ने एक पूरा फ्लो बनाया, पूरा प्रोसीजर बनाया, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये कॉइन्स सर्कुलेशन में आने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है वैलिडेशन रिवॉर्ड। जब भी कोई ब्लॉक वैलिडेट होता है, जब भी कोई ब्लॉक वैलिडेट होता है, एक सर्टन रिवॉर्ड उसके लिए असाइन हो जाता है। दिन भर में एक वैलिडेटर नोड ने जितने भी ब्लॉक वैलिडेट किए, उन सब का अक्यूमुलेटेड रिवॉर्ड रात को 12 बजे वैलिडेटर नोड के पास में चला जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी में कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास में फ्रैक्शंस हैं वैलिडेटर नोड्स के। तो आपको अपने फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए, आज के दिन में टोटल कितना कलेक्शन हुआ, आप कितने फ्रैक्शंस को होल्ड करते हैं,
उसके बिहाफ पे आपको कितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ये प्रक्रिया पहले वैलिडेटर नोड के पास में कॉइन आते हैं और आपके पास में कॉइन आने की प्रक्रिया उसके बाद शुरू होती है। इसी को हम रिवॉर्ड फ्लो समरी के माध्यम से एक बार पढ़ते हैं कि कॉइन्स आर प्री मिंटेड बट स्टोर्ड इन अ रिवॉर्ड पूल एंड नॉट इन सर्कुलेशन। यही चीज मैं आपको जो यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं है। हमने कॉइन्स जैसा कि देखा कि पहले से हमारे कॉइन मिंटेड थे लेकिन वो सर्कुलेशन में नहीं आ सकते, वो सर्कुलेशन में आने के लिए ब्लॉक वैलिडेशन रिवॉर्ड के माध्यम से ही आएंगे। अब कैसे आएंगे, तो वैलिडेटर प्रोड्यूस ब्लॉक एवरी 3 सेकेंड। एक ब्लॉक का हमारे पास टाइम है 3 सेकेंड में, मतलब एक तीन सेकंड में एक ब्लॉक आया, वो एक वैलिडेटर के पास में गया, अगले 3 सेकंड में एक ब्लॉक आया, वो अगले वैलिडेटर के पास में गया। कॉइन्स आर रिलीज्ड एज रिवॉर्ड टू वैलिडेटर, जो कि हमने बात करी। वैलिडेटर रिसीव रिवॉर्ड्स इन 24 आवर्स। 24 घंटे में जितने भी दिन भर में एक वैलिडेटर ने ब्लॉक्स वैलिडेट किए हैं, वो ब्लॉक्स के अगेंस्ट उसको कितना रिवॉर्ड टोकन जाना चाहिए, रिवॉर्ड कॉइन जाना चाहिए, उतना रिवॉर्ड कॉइन चले जाता है। ईच वैलिडेटर्स डेली अर्निंग स्प्लिट अक्रॉस 70,000 फ्रैक्शन। जैसा कि आप लोग जानते हैं एक वैलिडेटर नोड के 70,000 फ्रैक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर उन 70,000 फ्रैक्शंस के हिसाब से जिस यूजर के पास में जितने फ्रैक्शंस हैं उसके हिसाब से वो रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है। यूजर अर्न एमएसटी कॉइन्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फ्रैक्शन दे ऑन। वही बात है, यूजर रिवॉर्ड्स आर सेटल्ड डेली ऑटोमेटिकली। हाँ, कई सिस्टम्स में ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको रिवॉर्ड क्लेम करना होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली, चूंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से पूरा सिस्टम लिखा गया है, ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड्स डेली सेटल होते रहते हैं। अब इसमें एक बात और आती है कि भाई कॉइन जब हमको पता है कि लिमिटेड कॉइन्स ही हैं और अगर हम सेम रिवॉर्ड्स देते रहेंगे तो ये ब्लॉकचेन कितने लंबे समय तक ये इंश्योर कर पाएगी कि रिवॉर्ड लोगों के पास में जाते रहे। इसीलिए यहाँ पर डिक्रीज सप्लाई मैकेनिज्म काम करता है। हर 2 साल के बाद में रिवॉर्ड सीधा आधा हो जाता है। इसे हम कहते हैं हाल्विंग मैकेनिज्म। चूंकि कॉइन्स लिमिटेड है तो मान के चलिए कि 100 कॉइन ही हैं उदाहरण के लिए, तो पहले साल में अगर 50 कॉइन मिलते थे लोगों को, अगले साल वो 25 हो जाएंगे, उसके अगले साल वो 12.5 बचेंगे, उसके अगले साल वो और कम होते जाएंगे। ऐसे ये नंबर छोटा 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 होते जाएगा। चूंकि ये छोटा छोटा होते जाएगा, एमएसटी ब्लॉकचेन एक लंबे समय तक अपने वैलिडेटर्स को रिवॉर्ड दे सकता है। एमएसटीसी का टोटल लाइफ टाइम सप्लाई यहाँ पर आप देख सकते हैं 8,400,387,000 यानी कि 387,498। ये एमएसटीसी का लाइफ टाइम सप्लाई है, यानी कि इससे ज्यादा एमएसटीसी मार्केट में नहीं आ सकते। जैसा कि मैंने बताया, ईवीएम ब्लॉकचेन्स को ये पहले ही इंश्योर करना होता है कि उनके कितने कॉइन्स मार्केट में आएंगे। दैट इज कॉल्ड प्री मिंटिंग। सो कॉइन्स आर प्री मिंटेड बट वेदर इट इज इन सप्लाई और सर्कुलेशन इज द मैटर ऑफ फ्लो एंड प्रोसेस। दूसरी ब्लॉकचेन्स की तरह यहाँ पर किसी एक टीम, ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति के पास में इसका नियंत्रण नहीं होता। इसका सिर्फ और सिर्फ नियंत्रण इस बात पे है कि जैसे जैसे ब्लॉक्स वैलिडेट होते जाएंगे वैसे वैसे कॉइन्स सिस्टम में आते जाएंगे। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में आपको थोड़ी और जानकारी देती है। करंट नेटवर्क का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें ब्लॉक रिवॉर्ड 200 एमएसटी कॉइन्स हैं। एक ब्लॉक का रिवॉर्ड हमको 200 एमएसटी कॉइन मिलता है। ब्लॉक का टाइम है 3 सेकेंड। वैलिडेटर नोड करेंटली 5 एक्टिव नोड्स हैं। हर नोड में 70,000 फ्रैक्शंस हैं। 2 साल में हाल्विंग होती है। कॉइन सप्लाई प्री मिंटेड है लेकिन रिलीज जो है वो ब्लॉक रिवॉर्ड्स के माध्यम से ही है। कुछ चीजें समझते हैं कि टोटल ब्लॉक्स पर डे कितने हो सकते हैं। एक दिन में 86,400 सेकेंड होते हैं। उसको अगर आप तीन, यानी कि जो एक ब्लॉक के जनरेट होने का समय है 3 सेकेंड से आप डिवाइड करें तो 28,800 ब्लॉक्स पर डे अभी जनरेट होते हैं। आगे भी ऐसे ही होंगे। ये नंबर 28,800 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर कोई वैलिडेटर नॉट परफॉर्म नहीं करता है तो ये थोड़ा कम हो सकता है, पर ये कभी भी ज्यादा नहीं होगा। टोटल डेली कॉइन एमिशन, तो ब्लॉक रिवॉर्ड 200 एमएसटी कॉइन है। हम मानते हैं कि हमारा पूरा सिस्टम अप है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उस सिचुएशन में 28,800 में 200 का आप गुणा करेंगे तो जो नंबर निकल के आता है वो 5.7 मिलियन का निकल के आता है। 5.7 मिलियन एमएसटी कॉइन पर डे इस समय आपको मिलते होते हैं। लेकिन 2 साल बाद आपको, यानी कि कम्युनिटी को, वैलिडेटर नोड्स को मिलते होते हैं। डोंट टेक इट एज सिंगल यूजर, क्योंकि उन्हें अपने फ्रैक्शन के बिहाफ पे मिलता है। बट ये जो डेली इमिशन है ये 2 साल बाद जस्ट इसका आधा हो जाएगा। 4 साल बाद उसका भी आधा हो जाएगा।
6 साल बाद और आधा, 8 साल बाद और आधा। वैलिडेटर लेवल अर्निंग्स यहाँ पर हम देख सकते हैं, चूंकि इस समय 5 वैलिडेटर नोड्स यहाँ पे एक्टिव हैं, और जैसा मैंने कहा कि छठा नोड भी बहुत जल्दी एक्टिव होने वाला है, तो ब्लॉक्स पर वैलिडेटर पर डे 28,800 ब्लॉक्स हैं, उसको हम 5 वैलिडेटर नोड में डिवाइड करते हैं, तो 5,760 एक अप्रोक्सीमेट नंबर है, जो हर वैलिडेटर को इतने ब्लॉक वैलिडेट करने का मौका मिलता है। एक वैलिडेटर नोड को 5,760 ब्लॉक के हिसाब से अगर हम देखें 200 MSTC पर ब्लॉक, तो 1.1 मिलियन MST कॉइन यहाँ पर एक वैलिडेटर नोड को मिलते होते हैं। फिर ये वैलिडेटर नोड अपने 70,000 फ्रैक्शन होल्डर्स में उनके फ्रैक्शन होल्डिंग के बिहाफ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो चौथा पॉइंट उसी चीज को समझाता है कि फ्रैक्शन ऑनरशिप पे आउट एग्जाम्पल कैसे काम करेगा। 70,000 फ्रैक्शन आपके पास में है, मान के चलिए आपके पास में 7,000 फ्रैक्शन थे, 70,000 टोटल फ्रैक्शन थे, आपने डिवाइड किया 70,000 को 7,000 से, 10% आपके पास में है, तो 1.1 मिलियन के हिसाब से 1.1 के MST कॉइन आप पर डे अर्न कर सकते हैं। नॉड ए का डेली रिवॉर्ड कैलकुलेशन है यहाँ पर, ये जैसे मैंने आपको बताया कि 115 200 100 के आसपास MST कॉइन आपको 10% के हिसाब से मिलते हैं। इस इंफॉर्मेशन को अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो तकनीकी रूप से ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जानते होंगे, तो अभी कॉइन्स कहाँ हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट में होल्ड है, कितने वैलिडेटर नोड हैं, किस वैलिडेटर नोड का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या है, तो यहाँ पर mstblockchain.com/transparency करके एक पेज है, जहाँ पर आप जाके ये सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। बात करते हैं MST ब्लॉकचेन की गवर्नेंस की और वैलिडेटर प्रोटेक्शन मॉडल। गवर्नेंस, मुझे लगता है कि मैं अपने पहले के एक्सप्लेनेशन में ही काफी सारी चीजें आपको समझा चुका हूं कि गवर्नेंस कैसे काम कर रही है। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं इस प्रोसेस को, कि आपको अपने MST कॉइन किसी भी वैलिडेटर नोड पे जाके स्टेक करने होते हैं, जो आपको स्टेकिंग क्रेडिट्स देता है। इस क्रेडिट को आप दो तरीके से यूज करते हैं, या तो आप ये क्रेडिट खुद को डेलीगेट कर लें तो वोटिंग पावर आप ही के पास में आएगी, या आप इसको किसी और को डेलीगेट कर दें ये वोटिंग पावर उनके पास में चली जाएगी। जिनके पास में वोटिंग पावर होगी वो प्रपोजल्स पे वोटिंग कर सकते हैं। अगर किसी प्रपोजल को हाईएस्ट वोट मिलते हैं उसके पॉजिटिव साइड में यानी सपोर्ट में, पक्ष में, वो प्रपोजल फाइनलाइज हो जाता है और वो प्रपोजल एग्जीक्यूट होता है। अप्रूव्ड प्रपोजल के लिए एक सर्टेन टाइम डिले होता है। ये डिले 3 कारण से रखा गया है। मान के चलिए कोई ऐसा प्रपोजल है जिसमें कुछ त्रुटि रह गई, उसको रोकना है, वो वहां पर रोका जा सके। अगर इसको वापस से रिव्यू करना है, इसको रिव्यू किया जा सके। और क्या वोट आए, कितने वोट आए, ऐसा तो नहीं हुआ कि आप सबने वोट किया था अगेंस्ट में और वो कॉन्फ़िगरेशन एग्जीक्यूट हो गया। तो ये ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जा सके, रिजल्ट पता किया जा सके कि हाँ रिजल्ट क्या था, सपोर्ट में था और अब ये चूंकि सपोर्ट में था तो ये एग्जीक्यूट होने जा रहा है। इन सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, जब भी कोई प्रपोजल अप्रूव्ड हो जाता है, उस पर वोट हो जाती है, तो एक सर्टेन टाइम डिले होता है जिसके बाद ही वो प्रपोजल एग्जीक्यूट होता है। मैंने आपको बताया था कि जब कोई वैलिडेटर नोड ठीक से काम नहीं करता, यानी वो बार बार बंद हो रहा है, उसमें कोई तकनीकी समस्या है, यहाँ पर वैलिडेटर स्लैशिंग की बात होती है। क्या है वैलिडेटर स्लैशिंग? हो सकता है कोई ब्लॉक बार बार कोई वैलिडेटर नोड बार बार ये कह रहा हो कि ये ब्लॉक तो मैंने वैलिडेट किया, तो ये कैसे कहेगा वो? तो वो किसी ब्लॉक पे 2 बार साइन करने की कोशिश करेगा। इसको कहते हैं हम डबल साइनिंग। कोई वैलिडेटर नोड बार बार ऑफलाइन हो जा रहा है, उसमें कोई तकनीकी समस्या है, या वो इंटेंशनली ब्लॉकचेन के प्रोसेस को हार्म करने के लिए, ऑपरेशन को हार्म करने के लिए बार बार ऑफलाइन हो जा रहा है। इन दोनों परिस्थितियों में जो सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ऑटोमेटिक ये कोड लिखा होता है कि अगर कोई वैलिडेटर नोड बार बार ऑफलाइन हो, अगर वो अपना ब्लॉक वैलिडेट नहीं करता है, तो उसे एक सर्टन थ्रेशोल्ड तक होल्ड किया जाए, जो कि फिलहाल में 30 ब्लॉक्स है।
30 ब्लॉक्स अगर वो मिस करता है, 30 ब्लॉक्स तक उस पे कोई एक्शन नहीं होता है। जैसे ही वो 31 ब्लॉक को मिस करता है, ऑटोमैटिक उस वैलिडेटर नोड को जेल हो जाती है अगले 24 घंटे में। दैट इज़ कॉल्ड स्लैशिंग। उस वैलिडेटर नोड को स्लैश कर दिया जाता है। जब वैलिडेटर नोड को जेल से बाहर निकाला जाता है, उसके लिए एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को एग्ज़ीक्यूट करना होता है। तो जो स्टेक एमएसटीसी वहाँ पर किए गए थे, उसमें से सर्टेन अमाउंट ऑफ एमएसटीसी डिडक्ट होता है एज़ अ पेनल्टी। प्रूफ ऑफ स्टेक ऐसे ही एंश्योर करता है जो उसके वैलिडेटर नोड हैं, वो ऑनेस्टली काम करें, एंश्योर करें कि उनकी टेक्नोलॉजी प्रॉपर काम कर रही है, इंटरनेट प्रॉपर काम कर रहा है और ब्लॉकचेन हॉल्ट नहीं हो रही है, किसी भी कारण से कोई भी ब्लॉक मिस नहीं हो रहा, सारे ब्लॉक वैलिडेट हो रहे हैं। हमने देखा कि एक एमएसटी ब्लॉकचेन कितनी सारी चीज़ों को कंसिस्ट किए हुए है, यानी कि ये प्रोग्रामेबल है, यहाँ पे प्रोग्राम किए जा सकते हैं। ओके, नई ब्लॉकचेन है, फास्ट है, तो क्या ये पुराने सिस्टम्स को सपोर्ट नहीं करती? पुराने सिस्टम्स को फिर से लिखना होगा? नहीं, ये पुराने सिस्टम्स को सपोर्ट करती है, लेगेसी मेंटेन करती है। तो एमएसटी ब्लॉकचेन रियल वर्ल्ड इनोवेशन में क्या-क्या कर सकती है? इस समय पूरी दुनिया में एक हल्ला मचा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का। पर क्या एमएसटी ब्लॉकचेन एआई के साथ में कुछ कर सकती है? मॉडर्न प्रोस्पेक्ट में बात करूँ तो हाँ, एक एआई के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? एक एआई के पास में जो भी डेटा हो, वो ऐसा डेटा हो जिसे मानकों पे तय किया जा सके कि ये डेटा गलत नहीं है, ये डेटा चेंज नहीं किया गया और ये क्योंकि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई भगवान का बनाया हुआ सिस्टम नहीं है, वो एक कृत्रिम सिस्टम है, जो काम करता है उसमें फीड किए हुए डेटा के बिहाफ पे। इमेजिन कीजिए जब एआई किसी एक व्यक्ति को सर्विस दे रहा है, उस समय किसी ने डेटा कुछ और रखा, जब एआई किसी दूसरे व्यक्ति को सर्विस दे रहा है, उस समय डेटा कुछ और रखा, दोनों के अनुभवों में बहुत सारा फ़र्क आ सकता है। एआई की अपनी काम करने की क्षमता पे सवाल उठ सकते हैं। तो इसमें ब्लॉकचेन क्या करेगी? हाउ विल इंश्योर कि सब कुछ सही चलता रहे? ब्लॉकचेन के पास में ये फैसिलिटी है जहाँ से डेटा जो है, वो टैम्पर प्रूफ है कि नहीं है ये इंश्योर किया जा सके। हम डेटा का हैशिंग करके डेटा को ब्लॉकचेन पे रख सकते हैं, डिसेंट्रलाइज़ स्टोरेज का यूज़ करके वहाँ से कंटेंट आईडी बना के उसको ब्लॉकचेन पे रख सकते हैं। तो ये एन्श्योर करने में हेल्प करेगा कि जो एआई काम कर रहा है, वो अप टू द मार्क काम कर रहा है या इसको किसी ने टेम्पर कर दिया है। जो कि एक एआई के लिए, एक्यूरेसी के लिए, उसकी लर्निंग के लिए, मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी चीज़ है। और देखते हैं कि एमएसटी ब्लॉकचेन जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडर्न प्रोस्पेक्ट में सबसे हॉट चॉकलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या एमएसटी ब्लॉकचेन उसके लिए कॉम्पेटिबल है? यस, एमएसटी ब्लॉकचेन उसके लिए कॉम्पेटिबल है। इनफैक्ट कुछ टीम्स एमएसटी ब्लॉकचेन को एआई के साथ में इंटीग्रेट करने के लिए काम भी कर रही हैं। इसके अलावा जहाँ तक मेरी जानकारी है, कुछ ट्रैवल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो एमएसटी के साथ में काम करने की तैयारी में हैं। बहुत जल्दी वो लोग लाइव हैं, होने वाले हैं, जहाँ से आप बुकिंग रिकॉर्ड्स को वेरीफ़ाई कर सकते हैं। उनके लॉयल्टी प्रोग्राम्स हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम्स को ऑपरेट करने के लिए उन्होंने एमएसटी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया है। काफ़ी सारे गेम डेवलपर्स जैसे मैंने आपको बताया था सबसे शुरुआत में कि किस तरह से विटालिक जो कि इथेरियम के फाउंडर हैं, किस तरह से विटालिक का पूरा गेम एक्सपीरियंस खराब हो गया था चूँकि उनका डेटा लॉस हो गया था। तो गेम डेवलपर्स के लिए ब्लॉकचेन हमेशा एक वरदान बन के आती है और जब हम बात करते हैं एमएसटी ब्लॉकचेन की, चूँकि यहाँ पर गैस फीस काफ़ी कम होती है, कम यूटिलाइज़ होती है, ये गेमर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस देती है, कम खर्चे पे वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स के साथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि किसी ने कोई एक कविता लिखी और उसको कोई और जाकर अपने नाम से पब्लिश कर देता है। ब्लॉकचेन की हेल्प से हम कंटेंट को आइडेंटिफ़ाई करके उसका यूनिक कंटेंट की जनरेट करके किस समय पे वो ब्लॉकचेन पे रजिस्टर हुआ, इसको ईज़िली ट्रेस कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कंटेंट ओनरशिप की या content creators की every time they wants to take advantages from blockchain, especially MST blockchain, the system and protocols are ready to use। कोई भी content creator किसी भी समय पे MST infrastructure का use करके अपना content secure कर सकता है। ये सब जो भी हम बातें कर रहे हैं, ये पूरी बातें एंश्योर होती है ट्रांसपेरेंसी की वजह से। आपने ब्लॉकचेन पर कोई भी रिकॉर्ड पुश किया, आप उसको एमएसटी स्कैन पे जाके देख सकते हो। आपने किसी को एमएसटीसी ट्रांसफर किए, आप एमएसटी स्कैन पर जाकर देख सकते हो।
आपने कोई रिकॉर्ड वहां पर पब्लिश किया है, आप एमएसटीसी पे जाकर देख सकते हो। वॉट एवर ट्रांजेक्शन्स यू आर डूइंग, आप कोई भी लेन देन यहाँ पर कर रहे हैं या कोई भी रिकॉर्ड की एंट्री कर रहे हैं, हर एंट्री की एक यूनिक आईडी जनरेट होती है जिसको कहा जाता है ट्रांजैक्शन हैश। उस ट्रांजैक्शन हैश के माध्यम से जाके आप बहुत आसानी से ये चेक कर सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ। जैसा कि हमने आपको पहले भी डिस्कशन में बताया, कोई यूजर है जिसको आप चेक करना चाहते हैं कि ये कह रहा है कि मेरे पास तो 1 मिलियन एमएसटीसी है कि नहीं है, आप उसका एड्रेस डालकर आसानी से चेक कर सकते हैं कि इसके पास ये एमएसटीसी है या नहीं है। मतलब इस टेक्नोलॉजी में कुछ भी छुप नहीं सकता। मान के चलिए आप एक कंपनी यहाँ पर रन कर रहे हैं और आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि भाई मेरा बहुत बड़ा टर्नओवर है। अगर आप सारा ट्रांजेक्शन एमएसटीसी के माध्यम से करते होते हैं या आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेजर का इस्तेमाल किया हुआ है, आपका पूरा डेटा ट्रांसपेरेंट आप कर सकते हैं और बिना किसी डर के कि ये डेटा सही है या नहीं, आपका डेटा एमएसटी स्कैन के माध्यम से ब्लॉकचेन को फैच करके उसका डाटा प्रूव करने के माध्यम से, डेटा हैशिंग के माध्यम से आप एनी टाइम प्रूव कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मतलब मुझे लगता है कि मैंने एमएसटी ब्लॉकचेन में जो दो मुख्य हिस्से होते हैं, जहां पर बात होती है वैलिडेटर नॉट से कि एक वैलिडेटर नॉट कैसे काम करता है, हमने बात करी वैलिडेटर नॉट की, हमने बात करी गवर्नेंस की कि एमएसटी ब्लॉकचेन जो पूरी ब्लॉकचेन ऑपरेट हो रही है उसके जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं या उसका जो ऑपरेशन है, अगर हमें हमें उसमें कुछ चेंजेस लाना है, तो वो चेंजेस हम कैसे गवर्नेंस के माध्यम से लेके आते हैं। तो और इस पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए जो रिवॉर्ड मैकेनिज़्म है, आपके एमएसटीसी कॉइन्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका फ्लो कैसे होता है, उसका मैकेनिज़्म क्या है, कैसे एमएसटी ब्लॉकचेन ये बात कर रही है कि भाई अगले 30 साल तक आपको रिवॉर्ड मिलेगा। क्या ये बात प्रूव की जा सकती है, टेक्निकली प्रूव की जा सकती है? तो हमने हाल्विंग की बात करी कि हाँ, ऐसा नहीं है कि आज आपको 100 मिल रहे हैं तो कल भी 100 ही मिलेंगे। ये हाल्विंग होती जाएगी, इससे ये तय होगा कि एमएसटी ब्लॉकचेन अगले 20 नहीं, अगले 40 नहीं, अगले 100 ईयर्स तक एग्ज़ीक्यूट कर सकती है। और इन सब के साथ में हमने बात करी कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपना डेटा इंश्योर करती है, डेटा सिक्योर करती है। हमने इलिप्टिकल कर्व के बारे में समझा, हमने ये भी समझा कि हमारे एड्रेसेस जो हैं, हमारी प्राइवेट कीज़ जो हैं, उनको हम कैसे सिक्योर ब्लॉकचेन उसको कैसे सिक्योर रखती है और अगर किसी कारण से हैकिंग हो रही है तो क्या प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए। तो सबसे पहला प्रिकॉशन मैं ये कहूँगा, आपको अपना वॉलेट डेस्कटॉप पर यूज़ नहीं करना चाहिए। कोशिश करिए कि आप अपना वॉलेट सिर्फ़ और सिर्फ़ मोबाइल पर रखें और मोबाइल में ऐसी कोई भी एप्लीकेशन ना डालें, जो बैकग्राउंड में आपकी अदर एप्लीकेशन को एक्सेस करती होती है। अगर आप ये फ़ॉलो करते हैं, आपका कोई भी वॉलेट किसी भी कंडीशन पे, किसी भी लेवल पर हैक नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन के लेवल पे हैकिंग इज़ नियरली इम्पॉसिबल, ये लगभग असंभव है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। राज सर, नाउ योर टर्न। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हमारे सारे वैलिडेटर्स, हमारे न्यू यूजर्स, हमारे न्यू कमर्स के लिए आज के दिन में आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से हम सभी को गाइडेंस किया और हमारे सारे प्रोजेक्ट को